नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट एनक्लेव और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे और आज जैसे कि 21 जून है और आज 7th इंटरनेशनल योगा डे है। क्या है या बेनिफिट्स है उसके हमारी लाइफ में, हमें क्यों योगा जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए, इन सब पे बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मंगोत्रा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मगोत्रा और मैं इस समय एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ वृत्त एंड योग, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर में हूँ इस समय। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आप योगा के बारे में बताएं कि क्या है योग, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। देखिए, अगर हम योग की बात करें और अगर हम लेमैन की बात करें तो योग हम सिर्फ आसनों से समझते हैं कि एक दिन हमने योग कर लिया तो हम सोचते हैं कि हम योगी बन गए। पर अगर हम भगवत गीता की बात करें तो एक बहुत अच्छी कोटेशन है, योग कर्मसु कौशलम, कि अपने कर्मों को कुशलता से करना। या कोई भी आप, जैसे आप अगर मीडिया में हैं, अगर अपना कार्य कुशलता से कर रहे हैं तो आप योगी हैं, तो आप अपने आप को भी योगी कह सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं या जो हमारी मेंटल मॉडिफिकेशंस हैं उसको सीज करना, उस पर एक निरोध लाना ही योग है। तो योग को ना सिर्फ आप एक आसन तक सीमित ना रखते हुए इसे एक वे ऑफ लाइफ हम समझें तो तभी हम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आज 7th इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज पूरे विश्व में, हमारे भारत में इस दिवस को मनाया जा रहा है। और मैं यही चाहूँगा और एक ये अपील भी करूँगा आपके माध्यम से कि योग को अपनी लाइफ में अपनाएं, योग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। डॉक्टर साहब, हम बात करें योगा की तो ये हमें सिर्फ फिजिकली फिट रखता है या इसके कुछ ओवरऑल इफेक्ट्स भी है हमारी बॉडी के ऊपर? ये बहुत जेन्युइन आपने सवाल पूछा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बात करते हैं योग की, सपोज़ कोई मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब मैं योग करना चाहता हूँ, और मैं उसको बोलूँगा ठीक है आप कल से योग कीजिए, तो वो क्या करेगा, एक मैट लेगा और वहाँ पे आसन्स को स्टार्ट कर देगा। लेकिन नहीं, योग के 8 अंग हैं जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आप इसी अगर डेफिनेशन को आप देखें तो जो यम नियम है, तो दीज आर सम एथिकल प्रैक्टिसेस जिसमें हम अपने सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर हम प्राणायाम की बात करें या आसन की बात करें तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए हमें उसको इम्प्रूव करता है। तो अगर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात करें, जिस पे अपनी इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल में करना है, आपको मेडिटेट करना है, कंसंट्रेट करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि फिजिकल हेल्थ, बल्कि हमारा जो सोशल हेल्थ है या जो हमारा मेंटल हेल्थ है, इवन हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो योग उन सब में हमें योगदान दे सकता है। तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक जो योग है वो सीमित नहीं है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो क्या जो योगा है वो कोविड के टाइम में हेल्पफुल है? बिल्कुल। देखिए, योग ने या आयुर्वेद ने आप कह लीजिए इस कोविड पैंडेमिक में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। आप देखें कि मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन की वजह से या कोविड से ग्रस्त होने की वजह से, और ना सिर्फ अगर हम पेशेंट्स की बात करें, जो नॉर्मल लोग भी घरों में बैठे थे, तो उनमें स्ट्रेस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो गई, वेट इंक्रीज़ हुआ, इस तरह की ओबेसिटी या डायबिटीज़ या इस तरह के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो इस दौरान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो योग के द्वारा, जैसे हम प्राणायाम की अगर बात करें, प्राण जो कि हमारी अंदर के प्राणायाम जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मोस्टली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और आप जानते हैं कि जो कोविड है उसका इफ़ेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में होता है। तो प्राणायाम के थ्रू हम अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इवन जो स्ट्रेस की हमने बात की, घर बैठ के आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रेस हुए, और उस स्ट्रेस के लिए भी जो योग में ध्यान की बात की गई है, डिफरेंट तरह के कंसंट्रेशन या मेडिटेशन की बात की गई है, उससे कई लेवल तक जो हमारा स्ट्रेस है वो इस दौरान
कम हुआ है। तो इसलिए योग का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसने हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई है, हमें फिज़िकली हेल्दी किया है इस दौरान। इवन जो पेशेंट्स थे उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिली है। हमारी वाइटल कैपेसिटी इससे इंक्रीज़ होती है। अगर सही तरीके से प्राणायाम करें तो ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो हमें इंक्रीज़ होता है। तो इस कोविड पेंडेमिक की बात करें तो योग ने इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। नॉट ओनली फिजिकल पर मेंटली भी लोगों को स्ट्रेस से दूर किया है, और उनकी जो मेंटल कंसंट्रेशन है, या जो लोग दिशा से भटक गए थे, निराश हो गए थे, आपको मेंटली भी फिट रखता है। मेंटली भी वो हमें फिट रखता है। अब बात करें प्रॉब्लम बीमारियों की, डिजीज़ की, आजकल बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, तो क्या पॉसिबल है कि योगा से कोई बीमारियां ट्रीट की जा सकती हैं? देखिए, आज से कई साल पहले बहुत से लोगों की डेथ्स होती थी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर से। कम्युनिकेबल डिसऑर्डर वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे को लग सकते हैं। तो जब से वैक्सीनेशन हमारे भारत में आई, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल चाहे टीबी की वैक्सीनेशन थी, चाहे पोलियो की वैक्सीनेशन थी, तो उस वैक्सीनेशन के आने से पहले क्या था, ज़्यादा डेथ्स हमारी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर से होती थी। पर आज का जो ट्रेंड है, क्योंकि वैक्सीनेशन से उन बीमारियों से हम बच गए, पर आज का जो ट्रेंड है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ओबेसिटी है, कोई भी ऐसी डिजीज़, तो उस डिजीज़ से बचने के लिए अगर योग को हम अपनी लाइफ में लाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जैसे पूछी, हम लोग क्या करते हैं कि योग, आज हमने योग कर लिया, आज हमने योग दिवस मना लिया, या एक हफ्ता हमने योग दिवस मना लिया, उसके बाद हम योग को भूल जाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि योग इफेक्टिव नहीं है, योगा से ना ही तो मेरा वेट लॉस हुआ, ना ही तो मुझे डायबिटीज़ में कोई रिलीफ मिला। तो इसलिए योग की जो एक दिनचर्या में हमें योग को लाना है। इनफैक्ट आसनों को, प्राणायाम को अगर अपनी लाइफ में लाएं तो मैं समझता हूँ एक तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। खासकर ऐसे बहुत से पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो ओबीस थे, जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों को जब हमने एक प्रॉपर योगिक डाइट के बारे में बताया, या हमने स्पेशली उनको कुछ आसनों के बारे में बताया, जैसे सूर्य नमस्कार, कई आसन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उनका वेट कम कर पाए, या जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम ठीक कर पाए। तो इसलिए कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जिम में और योग में क्या फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जब हम इस तरह की योगिक क्रियाएं करते हैं, हम ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, हमने कब श्वास को लेना है, कब उसे रोकना है, कब हमने श्वास को छोड़ना है। लेकिन अगर आप जिम करें या दूसरी एक्सरसाइज करें तो उसमें ब्रीदिंग पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो योग जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में, खासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे आसन्स भी आपको अभी करके हम दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या इंडिकेशन है प्रैक्टिकल इन फिजिकल आसन्स की हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल बॉडी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोण आसन की। रूपाली सलगोत्रा आपको कुछ आसन्स करके दिखाएगी और मैं उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आसन है त्रिकोण आसन। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है। तो सबसे पहले आप सीधा खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपनी लेग्स को थोड़ा सा ओपन करेंगे, बिल्कुल सही। और हमें हमेशा ध्यान रखना है किसी भी आसन में ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्लोली इनहेल करते हुए बाजुओं को ऊपर उठाएंगे। अब एक्सहेल करते हुए हम एक तरफ, राइट साइड की तरफ झुकेंगे, बिल्कुल। एक्सहेल। देखिए इस पोजीशन में आप देखिए एक त्रिकोण की आकृति हमारे शरीर की बनती है, इसलिए इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। अब स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सहेल करते हुए अपनी बाजुओं को नीचे करेंगे। ये आसन अगर आपकी बेली या आपके साइड्स में अगर वेट इंक्रीज हो गया है तो आप देखेंगे कि यू विल फाइंड, आपको एक प्रेशर आप फील करेंगे अपने साइड्स पे, अपने एब्डोमिनल पार्ट में, और वहाँ का जो फैट है इस आसन से बर्न हो सकता है। इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी को स्पाइनल इंजरी है या प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी तरह का कोई एब्डोमिनल रिसेंट सर्जरी आपने हुई है, उस स्थिति में ये आसन आपने अवॉइड करना है। तो जिस तरह से हमने ये राइट डायरेक्शन में किया था उसी तरह से सेम हम इसे लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे।
अब देखिए शरीर की आकृति बिल्कुल त्रिकोण की तरह इस आसन में बन गई है। नॉर्मल पोजीशन, ये था हमारा त्रिकोणासन। तो अगला आसन जो है वो एक हम सिटिंग पोजीशन का आसन देखेंगे, जिसे कि गोमुख आसन भी कहते हैं। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो जिन्हें डायबिटीज़ है वो लोग ये आसन कर सकते हैं। और ये आसन जो है हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, तो इसलिए डायबिटीज़ में ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो आइए हम करेंगे गोमुख आसन। तो सबसे पहले दंडासन पे आपने बैठ जाना है, टांगे बिल्कुल सीधी। सो उसके बाद आप अपनी जो लेफ़्ट लेग है, लेफ़्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के नीचे रखेंगे और इसी तरह से जो राइट लेग है उसको आप लेफ़्ट नी के ऊपर से पीछे की तरफ आप ले जाएंगे, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि दोनों जो आपके नीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल सही पोजीशन पे आप बैठे हैं। और उसके बाद जो लेग आपकी ऊपर की तरफ है वही हाथ आपने स्ट्रेट ऊपर को उठाना है और दूसरा हाथ पीछे की तरफ लेते हुए पीछे दोनों हाथों को एक साथ आपने पकड़ना है। बिल्कुल बैक शुड बी इरेक्ट और इस पोजीशन पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। काफ़ी रिसर्च हुई है इस आसन पे और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के लिए ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए इस आसन को जो डायबिटीज़ जिन लोगों को है, मधुमेह की जिन लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग ये आसन कर सकते हैं। और इस आसन को आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी आसन आप करते हैं तो उससे पहले आपको वार्म अप, लूजनिंग अप एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी आसन बिना वार्म अप के या बिना लूजनिंग अप के आपको नहीं करनी है। और बात रही ड्यूरेशन की, आप इस आसन में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 मिनट आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। एक फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए रूपाली, आहिस्ता से हाथों को छोड़ेंगे और लेग्स को फिर से हम दंडासन में करेंगे। तो इसी तरह से ये आसन दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। जिस तरह से पहले आपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के नीचे किया था, उसी तरह से हम अपोजिट साइड में इसको करेंगे। बिल्कुल सही, लेफ्ट को ऊपर रखेंगे और अब लेफ्ट आर्म को उठाते हुए पीछे की तरफ, बिल्कुल सही। इस तरह से ये आसन किया जा सकता है। 1 से 3 मिनट ये आप आसन करें और सुबह कम से कम इसके 3 से 5 बार आप इस आसन को दोहरा सकते हैं। तो ये है गोमुखासन। डायबिटीज़ के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन हमने स्पेशली जो मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए ये आसन आपको बताया है। सो नेक्स्ट आसन है धनुरासन। वैसे तो जो जितने भी आसन हैं उनके इफेक्ट हमारे ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी पे पड़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अभी हम बात करेंगे एब्डोमिनल फैट की, सेंट्रल ओबेसिटी भी जिसको कहते हैं। सो उसके लिए जो धनुरासन है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। धनुरासन इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि जो बॉडी का जो फाइनल पोजीशन है वो धनुष की आकृति के समान बनता है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। तो सबसे पहले दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फोल्ड करेंगे नीज पे, गुड। और अब राइट हैंड से राइट फीट को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फीट को या थंब को हम पकड़ेंगे। अब स्लोली इनहेल करते हुए लिफ्ट अप, यस, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी पे अपनी पूरी बॉडी को रखेंगे। देखिए इसकी स्थिति हमारी जो है पूरी धनुष की तरह बन गई है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। 5 से 10 सेकंड इस पोजीशन में रह के फिर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से हाथों को छोड़ेंगे नॉर्मल। अब हाथों को छोड़ते हुए टांगों को सीधा करते हुए हम इस पोजीशन पे आएंगे। आप फील करेंगे जब ये आसन आप करेंगे, आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है उस पे आपको एक स्ट्रेस, एक प्रेशर इंसर्ट होगा, जिससे कि जो एब्डोमिनल फैट है वो इस आसन को करने से वो
उससे हम निजात पा सकते हैं। और इस तरह के और बहुत से आसन हैं जिससे हम एब्डोमिनल फैट पे काम कर सकते हैं। एक था धनुरासन, इसके बाद एक और आसन की हम बात करते हैं जिसमें हम एब्डोमिनल फैट को कम कर सकते हैं। नहीं, ये जो है ये हम करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और आसन की, क्योंकि जैसे मैम ने पूछा कि एब्डोमिनल फैट के लिए कौन से हम आसन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आसन जो है हमारा सिटिंग पोजीशन का आसन है पश्चिमोत्तान आसन। तो इसके कैसे करेंगे, सबसे पहले इनहेल करते हुए अपनी बाजुओं को ऊपर उठाएंगे, दोनों बाजुओं को ऊपर उठाएंगे। फिर एक्सेल सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे, अपने फीट को पकड़ेंगे बिल्कुल, और टांगें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और अपना सर जो है वो अपनी नीज़ पे लगाएंगे। इस पोजीशन पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे। 30 सेकंड्स के लिए हम इस आसन में रहेंगे। 30 to 1 मिनट तक ये आसन हम कर सकते हैं। इस समय इस पोजीशन पे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल ब्रीदिंग आपको लेना है, आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। अब स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, इनहेल, स्लोली ऊपर की तरफ आएंगे, और एक्सहेल करते हुए हम अपनी बाजुओं को नीचे की तरफ रखते हुए नॉर्मल पोजीशन यानी कि दंडासन पे आ जाएंगे। तो ये आसन भी अगर आप डेली अपनी लाइफ में से अडॉप्ट करेंगे, सो इस आसन से भी जो एब्डोमिनल फैट है वो कम हो सकता है। सर मैं जानना चाहूँगी, जितने भी आपने ये आसन बताए हैं, इनको क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए इन्हें करते टाइम? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अक्सर हमने देखा है कि लोग आसन्स करते हैं, लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कभी कभी वो बोलते हैं कि हमने आसन तो किया तो हमें कुछ एडिशनल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो क्योंकि हम जब उसका एक कारण है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपको कोई आसन करना है तो आसन करने से पहले आपको जो वार्म अप है, अपनी बॉडी को लूजन अप बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हेड से लेकर टो तक आपको अपनी पूरी बॉडी को लूजन अप करना है, जिसमें आपकी हेड मूवमेंट्स आएंगी, आई बॉल रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, आर्म्स रोटेशन, हिप रोटेशन, इवन लेग एक्सरसाइजेस, इवन आप थोड़ी सी जॉगिंग भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी आसन आप करते हैं उसकी क्या इंडिकेशंस हैं और उसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको लाइव योगा के दौरान दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आसन हमें कब नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपकी डिजीज़ एलिवेट भी हो सकती है। तो कभी भी कोई योगा आसन आप करना चाहते हैं तो किसी योगिक जो डॉक्टर है या कोई इस फील्ड से कोई इंस्ट्रक्टर है उसकी आप राय ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत से आसन कोई ब्लड प्रेशर पे आपको नहीं करना है, कोई रिसेंट सर्जरीज में नहीं करना है, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और आसन करने से पहले एम्प्टी स्टमक आपको होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप कुछ खा लें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खाया, ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद आप आसन करेंगे। हाँ, एक वज्रासन जो है वो एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी आसन है उसमें आपने जो डाइट है वो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपने लेना है। तो इन प्रिकॉशंस के साथ आप आसन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल योगा डे पर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि योग जो है वो एक दिन करने की चीज़ नहीं है या एक वीक करने की चीज़ नहीं है। योग जो है उसे हम अपनी बॉडी में या अपनी लाइफ में उसे अडॉप्ट करें, उसे एक वे ऑफ लाइफ बनाएं। जिस तरह से हम डेली खाते हैं, डेली अपने जॉब्स में जाते हैं, हम उसी तरह से योगा को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। जैसे आजकल जिम का एक नया ट्रेंड बन गया है, बहुत अच्छा है वो, लेकिन योग को भी आप अपनी बॉडी में लाएं, अपने लाइफ में लाएं, क्योंकि जिम जाने से आपका फिजिकल हेल्थ ज़रूर इंप्रूव होगी, आपकी मसल्स ज़रूर इंप्रूव होंगे, लेकिन योग करने से, जैसे मैंने पहले बताया, आप सोशली भी फिट होंगे, आप मेंटली भी फिट होंगे, आप फिजिकली भी फिट होंगे और आप स्पिरिचुअली भी फिट होंगे। सो इसलिए योग को अपनी लाइफ का एक वे ऑफ लाइफ बनाएं, उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। मैं यही मैसेज आपके सब व्यूअर्स को देना चाहूँगा, ताकि योग के द्वारा वो डिफरेंट तरह के हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो लें। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि WHO की एक डेफिनेशन है हेल्थ की। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सो WHO कहता है कि हेल्दी वो है जो फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है, और योग इन तीनों डायमेंशंस को पूरा करता है। तो इसलिए योग को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।
थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मंगोत्रा, जिनके साथ हमने बातचीत की योगा को लेकर। और एट लास्ट मैं भी यही कहना चाहूँगी कि योगा को अपनाएं, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और जुड़े रहिए स्टेट एनक्लेव के साथ। मैं एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। धन्यवाद।